मैं ऐश्वर्या सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय से संयुक्त नवयुग कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज पुनः हम लोग BESC 142 के ब्लॉक 1 के 2 यूनिट पर अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 यूनिट का अध्ययन किया था, जिसमें देखा था हमने कि आजीवन सीखना क्या होता है या आजीवन सीखने की अवधारणा क्या होती है। क्या आजीवन सीखना के लिए कोई स्थान फिक्स होता है या फिर आजीवन सीखने की जो प्रतिभागी होते हैं, क्या वो सभी लोग होते हैं या फिर कुछ विशिष्ट लोग होते हैं? तो हम लोगों ने ये सारे मुद्दे हैं, इस पे चर्चा किया था पिछले 2 यूनिट में। आज हम लोग BESC के जो 2 यूनिट और बाकी है, उस पे चर्चा करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो 21वीं सदी है, जीवन भर सीखने की अवधारणा यानी जो आजीवन सीखना है, जिसे हम अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे जीवन पर्यंत सीखना, अ, पालने से कब्र तक सीखना इत्यादि बहुत प्रचलित शब्द हैं, जिसका प्रयोग हम लोग समय-समय पे करते रहते हैं। किंतु यहाँ पे हम लोग आजीवन सीखना शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रचलित साहित्य में हम आजीवन सीखना शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो 21वीं सदी जो है वर्तमान में, ये आजीवन सीखना बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। यद्यपि हम ये जानते हैं कि आजीवन सीखना एक ऐसी अवधारणा है, जो मानव की संस्कृति और सभ्यता जितनी ही पुरानी है। अर्थात जब इस धरती पे मानव का जन्म हुआ, जब संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, तभी से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि सीखना केवल औपचारिक रूप से या विद्यालयों में ही होता है या फिर केवल कुछ संस्थानों में होता है या किताबों से होता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। लेकिन साहित्य की बात यदि हम करते हैं कि साहित्य में आजीवन सीखना शब्द कब प्रचलित हुआ, तो हम लोगों ने पिछले यूनिट में ये देखा था कि फेरे की रिपोर्ट थी, जिसमें उसने आजीवन सीखना शब्द के बारे में चर्चा किया गया था। इसलिए हम ये जानते हैं कि आजीवन सीखना जो है, वो सीमाओं से परे है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हमने एक सीमा बाँट दिया, उम्र की सीमा, आयु की सीमा, लिंग की सीमा, स्थान की सीमा, कोई सीमा नहीं है, ना तो इसकी प्रतिभागियों की कोई सीमा है। तो इकाई 2 में हमने आजीवन सीखने के प्रतिभागियों की विस्तृत एवं विविधता से चर्चा की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि सभी प्रणालियों में शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के सभी संदर्भों में सभी प्रकार के वयस्क शिक्षक या छात्र सभी इसमें शामिल होते हैं। हम ये जानते हैं कि सीखना किसी भी स्थान पर और किसी भी समय हो सकता है, बशर्ते सीखने के लिए कोई गतिविधि या अवसर विद्यमान हो। यदि सीखने के अवसर विद्यमान है, तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, किंतु इसके लिए अवसर होना आवश्यक है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आजीवन सीखना उन सभी अवसरों और संभावनाओं को शामिल करता है, जो कोई भी सीखने का माहौल प्रदान करता है। हालांकि यह कहना महत्वपूर्ण है कि सीखना व्यक्तिगत केंद्रित है और सीखने की क्षमता अलग-अलग व्यक्तियों या सीखने वालों में अलग-अलग होती है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत केंद्रित होती है। ये सभी व्यक्तियों में अलग-अलग तरीके से होती है। यदि हम ये बात करें कि कहीं पे कोई घटना घट रही है और वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उस घटना के प्रति क्या प्रत्यक्षीकरण होता है, ये हर व्यक्ति में अलग-अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और उनकी सीखने की क्षमता अलग होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सीखना व्यक्तिगत केंद्रित होता है या व्यक्ति केंद्रित होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये देख सकते हैं कि जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं, उनकी तुलना में साक्षर व्यक्तियों में सीखने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि उन्हें उनसे ज़्यादा सीखने के अनुभव प्राप्त होते हैं। जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं, उन्हें औपचारिक स्थानों पे सीखने के अनुभव प्राप्त नहीं होते, किंतु जो साक्षर व्यक्ति होते हैं, उन्हें औपचारिक स्थान जैसे विद्यालय, स्कूल, पुस्तकालय इत्यादि में सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए उनका सीखना उनसे ज़्यादा ही व्यापी होता है। इस इकाई के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आजीवन सीखने के स्थान और समाजों के बारे में क्या अवधारणा है। जब भी हम आजीवन सीखने को जीवन व्यापी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो यह माना जाता है कि सीखना
कई अलग-अलग पृष्ठभूमि या वातावरण या जिसे सेटिंग्स कहते हैं। तो सीखना कई अलग-अलग पृष्ठभूमि या वातावरण में होता है। सीखने की पृष्ठभूमि में एक छोटा समुदाय या एक विशाल समाज शामिल हो सकता है। हम जानते हैं कि समुदाय समाज का ही एक हिस्सा होता है और हर समाज में अलग-अलग समुदाय के लोग शामिल होते हैं और हर समुदाय में सीखने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है। ये सीखने की प्रक्रिया स्थान पर निर्भर करती है। जैसे एक छोटा स्थान, एक शहर, एक क्षेत्र या संपूर्ण विश्व हो सकता है। यानी संपूर्ण विश्व को ही हम सीखने के स्थान के रूप में शामिल करते हैं या हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सीखने की प्रक्रिया घटित होती है या सीखने की प्रक्रिया चलते रहती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया एक स्थान, एक शहर, एक क्षेत्र या संपूर्ण विश्व में हो सकती है। इस इकाई में हम उन सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जहाँ सीखने की गतिविधियों या सीखने के अवसर अधिक प्रबल और उद्देश्यपूर्ण हैं। इसके अंतर्गत सीखने के स्थानों और समाजों, सीखने के स्थान और समाज जैसे सूचना समाज, ज्ञान समाज और औद्योगिक समाज के प्रकार के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीखने के स्थान, यानी सीखने की प्रक्रिया किन-किन स्थानों पर होती है? क्या सीखने के लिए कोई स्थान फिक्स होता है? क्या किसी विशेष स्थान पर ही सीखने की प्रक्रिया होती है? क्या हम उन स्थानों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने सीखने के अवसर प्रदान नहीं किए हैं या जो सीखने के लिए कोई अवसर ही प्रदान नहीं करते? यदि हम ऐसे कुछ स्थानों की सूची बनाने का प्रयास करें और फिर उन पर विचार करें कि क्या यह स्थान वास्तव में किसी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के लिए सीखने के कोई अवसर प्रदान नहीं करते, तो हमें ये देखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई स्थान होगा ही नहीं जहाँ पर सीखने के अवसर उपलब्ध ना हो। यदि हम एक दार्शनिक के बारे में बात करें कि एक दार्शनिक आराम कुर्सी पे बैठ के कुछ विचार कर रहा है और एक साधारण व्यक्ति किसी कुर्सी पे बैठ के आराम कर रहा है, तो दोनों की प्रक्रियाओं में अंतर होगा। एक दार्शनिक के लिए वो आराम कुर्सी भी सीखने का स्थान है क्योंकि वो वहाँ भी बैठकर कल्पना कर रहा है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है। किंतु यदि कोई व्यक्ति सिर्फ आराम के लिए उस कुर्सी पे बैठा है, तो उस वक़्त सीखने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। यानी ये दोनों के लिए स्थान में अंतर हो गया। एक दार्शनिक के लिए वो आराम कुर्सी भी सीखने का स्थान हो गया, किंतु एक साधारण व्यक्ति जो आराम करने के लिए वो वहाँ पे बैठा है, उसके लिए वो सीखने का कोई स्थान नहीं है। यदि हम भारत में बात करें कि कब आजीवन सीखना शब्द जो है या आजीवन सीखने की अवधारणा कब लोकप्रिय हुई, तो 1964-66 में भारत में एक आयोग गठित हुआ था जिसे हम शिक्षा आयोग अथवा कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा आयोग था जिसने भारत में शिक्षा के सभी पहलुओं पर बहुत गहराई से ध्यान दिया और सभी पे अपने सुझाव प्रस्तुत किए। तो कोठारी आयोग ने ही अपने प्रतिवेदन में ये कहा था कि शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि यह एक आजीवन प्रक्रिया है जो इस तथ्य को दोहराती है कि वयस्क सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपनी प्रभावी भागीदारी के लिए सीखना जारी रखते हैं। यह स्कूलों और कॉलेजों अथवा महाविद्यालयों से लेकर विभिन्न स्थानों और समाजों तक शिक्षा के संदर्भ को व्यापक बनाता है। यानी कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये एक आजीवन प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी लगातार चलती है। कोई भी वयस्क व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए लगातार सीखना जारी रखते हैं। केवल स्कूल और कॉलेज से ही नहीं बल्कि वहाँ से हटकर भी, क्योंकि यह एक अति व्यापक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि सीखना किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हो सकता है, बस वहाँ पर सीखने के अवसर या गतिविधि उत्पन्न हो। लेकिन शिक्षा का तात्पर्य मूल्यांकन के साथ शिक्षण और सीखना दोनों है। यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, शिक्षण आ रहा है और सीखना। क्या सीखना और शिक्षण दोनों एक समान है?
थोड़ा-सा अंतर है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है और सीखना के अंदर ही शिक्षा भी शामिल है। सीखना किसी भी स्थान और किसी भी समय पर हो सकता है यदि वहाँ पर सीखने का अवसर या गतिविधि उपलब्ध हो। किंतु शिक्षा का तात्पर्य शिक्षण और सीखना दोनों है। शिक्षण में मूल्यांकन आवश्यक है, किंतु सीखना में मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो ये एक मूल्यांकन एक ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसी अवधारणा है जो सीखना और शिक्षण दोनों को अलग-अलग करती है। यानी सीखने में मूल्यांकन होना ज़रूरी नहीं है, किंतु शिक्षा में मूल्यांकन होना आवश्यक है। इन सभी से स्वतंत्र होती है सीखने की प्रक्रिया। इस भाग में हम सीखने के स्थान, प्रकृति और उसके प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सीखने के स्थान के बाद सीखने के स्थान को जानने के लिए हमें सीखने के स्थान की अवधारणा क्या है, इसे समझना पड़ेगा। तो सीखने का स्थान एक भौतिक या आभासीय पृष्ठभूमि अथवा वातावरण को प्रदर्शित करता है जो सीखने के माहौल का एक हिस्सा है। यानी सीखने का स्थान एक भौतिक या आभासीय पृष्ठभूमि या एक वातावरण होता है। सीखने के स्थान में हम किसी को भी शामिल कर सकते हैं। ये संपूर्ण वातावरण ही सीखने के स्थान को प्रदर्शित करता है। यह घर या बाहरी स्थान, वास्तविक या आभासी स्थान हो सकता है। वास्तविक स्थान से तात्पर्य है कि हम उस गतिविधि में भाग लेके सीखते हैं और आभासी स्थान से हमारा तात्पर्य वर्चुअल दुनिया से है। जैसे हम आज वर्तमान में सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इंटरनेट या गूगल, यूट्यूब के माध्यम से लगातार सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो इसको हम आभासी स्थान के अंतर्गत रखते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सीखने के स्थान नियोजित या अनियोजित, संगठित या असंगठित, प्राकृतिक या काल्पनिक भी हो सकते हैं। सीखने के स्थान नियोजित भी हो सकते हैं, अनियोजित भी। यानी हम सीखने के स्थान को प्लान भी कर सकते हैं और अनप्लान्ड भी कर सकते हैं। इसको हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे यदि हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो ये पूरा ही प्लान्ड होता है, नियोजित होता है। तो नियोजित शिक्षा के अंतर्गत हम औपचारिक शिक्षा को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा समय, स्थान, सीखने का उद्देश्य फिक्स होता है कि हमें एक निश्चित स्थान पर जाकर एक निश्चित पाठ्यक्रम को ही सीखना है और एक निश्चित समय अवधि में सीखना है और इस सीखने का मूल्यांकन भी होगा। किंतु यदि हम अनियोजित सीखना की बात करें, अनप्लान्ड लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पे हम अनौपचारिक शिक्षा को रखते हैं जो कि प्लान नहीं होता पहले से। जैसे हम कहीं रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, तो लगातार कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। ये पहले से फिक्स नहीं होता कि हमें किस स्थान पे और किस समय में क्या सीखना है। तो इस अनौपचारिक शिक्षा को हम अनियोजित शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। संगठित या असंगठित, प्राकृतिक या काल्पनिक भी सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखने के स्थान से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से है जहाँ व्यक्तियों में सीखना होता है, भले ही वहाँ पर कोई शिक्षण हो रहा हो या नहीं। यानी शिक्षण हो या ना हो, सीखना होना चाहिए। अभी हमने चर्चा की कि सीखना और शिक्षण में मूल्यांकन को लेकर अंतर होता है। यानी सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिना मूल्यांकन की होती है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी दिशा में हो सकती है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत सकारात्मक या नकारात्मकता दोनों शामिल हो सकते हैं। सीखने में हम केवल व्यवहार परिवर्तन को शामिल करते हैं। वो व्यवहार परिवर्तन चाहे सकारात्मक दिशा में हो या नकारात्मक दिशा में हो। किंतु सीखना के अलावा यदि शिक्षा की बात करें या शिक्षण की बात करें तो ये केवल सकारात्मक दिशा में होता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार में जो बदलाव लाती है वो पॉजिटिव वे में होता है, सकारात्मक तरीके से होता है। इसमें नकारात्मक सीखना नहीं होता। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को सीखने की जगह के संपर्क में आने पर सीखने के अवसर मिलने की उम्मीद है। भले ही हम एकांत में बैठे हों, मौजूदा ज्ञान, विशिष्ट समस्याओं और अनुभवों पर गंभीरता से विचार करने में लगे हो, किसी का सक्रिय दिमाग स्वयं एक प्रभावी सीखने का जगह या स्थान के रूप में कार्य करेगा। यानी हम अगर बैठ के भी कुछ कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम सीखने का कार्य ही कर रहे हैं। यह अंतर व्यक्तिगत बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहा है। यदि हम बैठकर कहीं भी स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं, हम अपने
व्यवहारों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम वहाँ भी सीखने की प्रक्रिया ही कर रहे हैं। सीखने के स्थान की प्रकृति क्या होती है, यदि हम ये ध्यान देखें, तो सीखने का जो स्थान होता है वो भूमि पर आधारित होता है, यानी प्लेस इज लैंड बेस्ड, यानी हर स्थान पे अलग-अलग सीखने की प्रक्रिया होती है। स्थान जो है वो संबंध पर भी आधारित होता है। सीखने का स्थान अनुभवात्मक होता है, सीखने का स्थान बहुआयामी होता है और सीखने का स्थान प्रौद्योगिकी केंद्रित या प्रौद्योगिकी आधारित या आभासी होता है। यानी ये सीखने के जो स्थान होते हैं या आयाम है, ये संबंध पे भी आधारित होता है, भूमि आधारित होता है, मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी होता है और प्रौद्योगिकी केंद्रित होता है। यानी यदि हम किसी भी स्थान पे बैठे हो और हम इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ से सूचनाओं की प्राप्ति कर रहे हो, तो भी हम सीखने की प्रक्रिया को कर रहे होते हैं। सीखने वाले शहर क्या होते हैं? यदि हम सीखने वाले शहर की बात कर रहे हैं, लर्निंग सिटीज़ की बात करें, तो हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझना चाहेंगे। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा सभी ने कि केरल की एक पंचायत जो पल्लीचल पंचायत है, ये पूरी तरह से ई-साक्षरता शुरू करने के परिणाम स्वरूप भारत की पहली ई-साक्षर पंचायत घोषित की गई है। यानी केरल राज्य में एक पंचायत है, पल्लीचल पंचायत। तो पल्लीचल पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति ई-साक्षर है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक साक्षरता का ज्ञान है। हर व्यक्ति इतना ज्ञान रखता है कि वो ऑनलाइन चीज़ों को कर सके, वो इंटरनेट से कुछ काम कर सके। पल्लीचल जो है वो तिरुवनंतपुरम जिले का एक गांव है, तो वहाँ पे ई साक्षरता 100% हो गई है, इसलिए इस पंचायत को ई साक्षर पंचायत घोषित किया गया। कोई विशेष स्थान जिसमें गांव, शहर या क्षेत्र शामिल होते हैं, तो अन्य स्थानों की तुलना में कैसे लोकप्रिय हो जाता है? पल्लीचल को अन्य क्षेत्रों से क्या अलग बनाता है या अन्य क्षेत्र पल्लीचल पंचायत जैसा स्थान हासिल करने में विफल क्यों है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो विभिन्न मीडिया में ऐसी खबरें पढ़ते समय हमारा ध्यान खींचते हैं। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं कुछ क्षेत्र विशेष की अलग-अलग बातें, जिसमें हम ये ध्यान देते हैं कि हर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग है। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे से अलग करती है? क्या किसी एक शहर में सीखने की प्रक्रिया अलग होती है दूसरे शहर की अपेक्षा? तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा हमें आभास होता है। यदि हम एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से करें या एक शहर की तुलना दूसरे शहर से करें, तो दोनों शहरों में हमें अंतर दिखाई देता है। तो ये इस अंतर का कारण क्या है? क्यों एक शहर बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाता है और क्यों एक शहर बहुत ही पीछे रह जाता है? तो कहीं न कहीं उस शहर में रहने वाले व्यक्तियों के सीखने की प्रक्रिया में ही अंतर होगा, जो उस शहर को एक दूसरे शहर से अलग करता है। हम यहाँ पे देश की बात भी कर सकते हैं, क्यों एक देश दूसरे देश से पीछे होता है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं सीखने की अवधारणा भी प्रासंगिकता रखती है। लर्निंग सिटी शब्द की बात करें यदि, तो ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो 20वीं सदी के बाद के वर्षों में उभरी। सीखने वाले शहर की कोई मानक परिभाषा तो नहीं दी गई है, किंतु यदि हम बात करें तो इस शब्द का उपयोग मुख्य रूप से नीतिगत क्षेत्रों और अभ्यासकर्ताओं के समुदाय के बीच चीज़ों को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के दौरान किया जाता है। इसका प्रयोग संदर्भ के आधार पर विभिन्न अर्थों में किया जाता है। सीखना शब्द शिक्षा से संबंधित है और इसका संबंध शासन और राजनीति से अधिक है। यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को ने सीखने वाले शहर की कुछ विशेषताएं बताई हैं या कुछ परिभाषाएं दी हैं, अपने परिभाषा के अंदर कुछ विशेषताएं बताई हैं कि जो सीखने वाले शहर होते हैं वो बाकी शहरों से क्यों अलग होते हैं, उसमें क्या खासियत होती है। तो यूनेस्को ने बताया कि बुनियादी से लेकर उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाता है। यानी जो भी शहर
ये ध्यान रखता है कि वहाँ पर बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यानी उस शहर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को हम शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराएँ, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा, सभी के लिए सीखने के समान अवसर उपलब्ध हो और केवल अवसर ही ना उपलब्ध हो, संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, तब वो शहर कहीं न कहीं जाकर सीखने वाले शहर की तरफ बढ़ेगा। परिवारों और समुदायों में सीखने को पुनर्जीवित करता है, यानी यदि एक शहर दूसरे शहर से अलग है, तो कहीं न कहीं उस शहर में रहने वाले परिवार और समुदाय भी दूसरे शहर के परिवार और समुदाय से अलग होंगे, क्योंकि वहाँ के जो उस शहर के परिवार और समुदाय भी लगातार सीखने की प्रक्रिया या आजीवन सीखने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं और उसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। कार्यस्थल पर उसके लिए सीखने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हम बात करें कि कार्यस्थल पर सीखने की सुविधा से क्या तात्पर्य है, तो हम ये देख सकते हैं कि अभी भी अगर हम वर्तमान समय की बात करें, अपने देश की बात करें, तो कहीं न कहीं कार्यस्थल पर सीखने की जो सुविधा है, वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहीं न कहीं डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की बात इस शिक्षा नीति में की गई है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। शिक्षक और छात्र दोनों ही तकनीकी का उपयोग करने वाला होना चाहिए। शिक्षक और छात्र दोनों को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। किंतु आज भी यदि हम बात करें, कैंपस को वाईफाई देने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, किंतु आज भी बहुत सारे स्कूल, कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यदि हम ये कोशिश करें कि वहाँ पे वर्क प्लेस पे या कार्यस्थल पर छात्राओं को या शिक्षक को इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़े, तो ये बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि वाईफाई की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। तो ये ऐसी एक प्रक्रिया है जो दूसरे शहर से हमें अलग बनाती है। यदि एक शहर में प्रत्येक कार्यस्थल पर सीखने की सुविधा उपलब्ध हो, सारे संसाधन उपलब्ध हो, तो कहीं न कहीं वो शहर दूसरे शहर से आगे बढ़ेगा ही। आधुनिक शिक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करता है, यानी जो सीखने वाला शहर होता है, वो दूसरों की तुलना में अपने शहर में अत्यधिक तकनीकी के उपयोग पे जोर देता है और ना सिर्फ जोर देता है, बल्कि उसके विस्तार के लिए प्रयास भी करता है। सीखने में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये कहा गया है कि 2050 तक हमें उच्च शिक्षा में नामांकन के दर को बढ़ाना है। तो केवल नामांकन की दर को बढ़ाने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। शिक्षा के स्तरों में जो गिरावट हो रही है, हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें गुणवत्ता में सुधार करना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है। केवल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हम नहीं कर सकते, उसके साथ-साथ हमें क्वालिटी एजुकेशन की बात भी करनी होगी, क्योंकि बिना गुणवत्ता के हम उत्कृष्टता को बढ़ावा नहीं दे सकते। और यूनेस्को ने ये भी कहा कि जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। यानी एक सीखने वाला शहर दूसरे शहर से इस मायने में अलग है कि उस शहर में लगातार सीखने की प्रक्रिया को संस्कृति का हिस्सा बना दिया गया है। यानी हम यदि सीखने को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लें, तो हम किसी भी कंडीशन में दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा करने से शहर व्यक्तिगत या सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और सतत विकास को बढ़ाता है। अ, हम समझ सकते हैं कि मूल रूप से सीखने वाले शहर की अवधारणा के 2 स्पष्ट अर्थ हैं। सबसे पहले यह शब्द शिक्षा और प्रशिक्षण तक व्यापक पहुँच को दर्शाता है, जो नागरिक सफलता की ओर ले जाता है। हालाँकि सीखना शिक्षा से कई अधिक व्यापक है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, भावनाओं, इंद्रियों आदि में बदलते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया के द्वारा हम जो अनुभव प्राप्त करते हैं, हम इन अनुभवों को ही ज्ञान में, कौशल में, दृष्टिकोण में, भावनाओं में और इंद्रियों में बदलते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है।
लर्निंग सिटी अथवा सीखने वाले शहर का संबंध संपूर्ण शहर में व्यक्तियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशिक्षण और सीखने के अवसरों को बढ़ाने से है। इसके लिए औपचारिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि हमें इसके लिए शैक्षिक प्रयासों में गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को भी शामिल करना होगा। इस आजीवन सीखने की संस्कृति को भी बढ़ावा देना होगा। सीखने के क्षेत्र क्या होते हैं? हमने सीखने के शहर के बारे में बात कर ली, सीखने के क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है? तो हम जानते हैं कि वैश्वीकरण और ज्ञान आधारित पूंजीवाद के युग में क्षेत्र, ज्ञान और सीखने के निर्माण के लिए केंद्रीय बिंदु बन रहे हैं। सीखने के क्षेत्र शब्द की उत्पत्ति से संबंधित 3 दृष्टिकोण हैं। तो हम 3 दृष्टिकोणों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। पहला जो दृष्टिकोण है, इसके अनुसार लर्निंग जो रीजन या सीखने के क्षेत्र की शुरुआत, लर्निंग रीजन यानी जो सीखने के क्षेत्र हैं, इसकी शुरुआत 1990 के दशक के मध्य में आर्थिक भूगोलवेताओं द्वारा की गई, जिसका उपयोग फर्म की नवीनता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के इरादे से क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न नेटवर्क और समूहों में सामाजिक शिक्षा द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देने के लिए किया गया था। यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सीखने का क्षेत्र विचार सीखने की अर्थव्यवस्था से संबंधित था। नवाचार को सीखने वाली अर्थव्यवस्था में एक इंटरैक्टिव सीखने की प्रक्रिया यानी एक अंतःक्रियात्मक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्ञान बुनियादी संसाधन है और सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और जो तीसरा दृष्टिकोण है, इसके अनुसार सिखाने वाले या सीखने वाले क्षेत्र को क्षेत्रीय आधारित विकास गठबंधन माना जाता है। सीखने वाले क्षेत्र के बाद यदि हम बात करें, तो सीखने वाले समुदाय क्या होते हैं, लर्निंग कम्युनिटीज क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि सीखने वाले शहर होते हैं, सीखने के क्षेत्र होते हैं। तो हम जानते हैं कि आजीवन सीखना प्रकृति में व्यक्ति केंद्रित होता है, यानी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति केंद्रित होती है, जबकि समुदाय एक स्थान विशिष्ट एकीकृत कार्यात्मक प्रणाली है। एक समुदाय को मनुष्यों के बहुपीढ़ीगत समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो काम या खेल में लगे हुए हैं और जिनकी पहचान उनकी भूमिकाओं और गतिविधि में उनके संबंधों से बनती है। अर्थात एक समुदाय इस अर्थ में बहुपीढ़ीगत होता है और इसमें अलग-अलग उम्र के व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें दिनचर्या, व्यवहार संबंधी मानदंडों और नियमों पर निर्मित दैनिक जीवन की एक साझा संस्कृति है। यानी समुदाय से तात्पर्य एक ऐसे समूह से होता है जो समाज का हिस्सा होता है और इसमें अलग-अलग संस्कृति और संस्कृति के लोग शामिल होते हैं। एक समुदाय में सीखने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है, यानी समाज के अंतर्गत ही जो समुदाय होते हैं, उन सभी समुदायों में सीखने की प्रक्रिया अलग-अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय जो होता है वो अपने सदस्यों के लिए अलग-अलग से प्रयास करता है सीखने के लिए। तो सीखने वाले समुदाय संदर्भ में व्यापक होते हैं, जो अपने सदस्यों के बीच आजीवन सीखने को सुविधाजनक बनाने या बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रणालियों के तत्वों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट इलाके में एक समुदाय के भीतर भी विभिन्न प्रकार के सीखने में लगे विभिन्न प्रकार के समुदायों का ओवरलैप हो सकता है। यानी एक ही इलाके की बात करें हम, यदि एक क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे एक समुदाय के भीतर भी अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं, यानी समुदाय के अंदर भी समुदाय होते हैं और इन सभी समुदायों में सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक दूसरे से अलग होती है। या हालांकि निरंतर प्रतिबिंब का एक सामान्य सांस्कृतिक मूल हमेशा रहता है और समुदाय के भीतर और बाहर सभी वर्गों में सीखने के लिए परिवर्तन होता रहता है। यानी एक जो व्यक्तिगत सदस्यों का जो समूह होता है, जो समुदाय होता है, वो सदैव ही अपने सदस्यों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। इसके अंतर्गत अलग-अलग प्रथाएं होती हैं, जिनके ज्ञान का आधार अलग होता है।
इस प्रकार से वे सभी छोटे शिक्षण समुदाय बनाते हैं, जहाँ यहाँ तक कि स्थानीय क्षेत्र हो गए, ये सब अलग-अलग समुदाय बनाते हैं और प्रत्येक समुदाय अपने व्यक्तियों के लिए सीखने की अलग-अलग स्थितियाँ उत्पन्न करता है। सीखने वाले जो समुदाय होते हैं, यदि हम उनकी व्याख्या करना चाहें, तो हम अलग-अलग तरीकों से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम व्यावहारिक शिक्षा के विस्तार के रूप में देख सकते हैं। व्यावहारिक रूप से हम मनुष्यों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीखने के समुदाय इस प्रकार प्रकृति में व्यावहारिक है, जब हम इंटरैक्टिव शिक्षण के प्रवर्तक के रूप में वयस्कों और संस्थानों की भूमिका पर विचार करते हैं। अभ्यास के समुदाय की अवधारणा के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि मूल रूप से सदस्य सामाजिक व्यवहार में अपनी भागीदारी के माध्यम से सीखते हैं। यह भागीदारी अनौपचारिक समुदायों में भागीदारी के रूप में है, क्योंकि सदस्य समय के साथ सामाजिक प्रथाओं को भी अपनाते हैं। इसका तात्पर्य सामाजिक समुदायों की प्रथाओं में सक्रिय भागीदारी और इस प्रकार समुदायों के लिए स्वीकार्य अपनी पहचान का निर्माण करना है। यानी किसी भी समुदाय में जो सक्रिय रूप से भागीदारी लेता है, जो सदैव एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, उसके सीखने की प्रक्रिया अन्य उस व्यक्ति से अलग होती है जो कि उस सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करता है। कार्यस्थल पर व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से सीखना होता है। विकास की दृष्टि से जब व्यक्ति दूसरे से जुड़ते हैं तो सीखने में विस्तार होता है। सीखना एक सामाजिक गतिविधि के रूप में माना जाता है, जहाँ व्यक्ति संवाद सीखने में लगा रहता है। तो समुदाय के अंतर्गत ही जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो उन दोनों व्यक्तियों के सीखने की प्रक्रिया में विस्तार होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति से सीखता है, बल्कि वो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति से सीखता है और इस सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्तियों की सीखने में विस्तार होता है। यानी सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, जहाँ पर संवाद भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यदि हम सीखने वाले समाज की बात करें, लर्निंग सोसाइटीज की बात करें, तो जैसे सीखने वाले शहर को देखा हमने, सीखने वाले स्थान को देखा, क्षेत्र को देखा, सीखने वाले समुदाय को देखा, तो क्या सीखने वाला समाज भी कोई ऐसा समाज है जो दूसरे समाज से अलग होता है? तो हम ये जानते हैं कि यदि हम बात करें कि सबसे पहले इस अवधारणा के बारे में चर्चा किसने की, तो सबसे पहले सीखने वाले समाज की अवधारणा पर चर्चा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे ओईसीडी के नाम से जानते हैं, ओईसीडी और यूनेस्को। सबसे पहले यूनेस्को ने और ओईसीडी ने सीखने वाले समाज की अवधारणा पर चर्चा किया और यूनेस्को द्वारा इसे एक शैक्षिक दर्शन के रूप में विकसित किया गया था, जो किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानता है। शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष अथवा समाज तक सीमित नहीं है। सीखने वाला समाज शब्द, यदि हम बात करें सीखने वाला समाज, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द हमें सामने ही परिलक्षित होते हैं। सीखने वाला समाज यानी वो समाज जो लगातार सीखने की प्रक्रिया को चालू रखता है। यानी दो शब्द सीखना और समाज, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हम जानते हैं कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और भावनाओं, विश्वासों और मूल्यों इत्यादि में परिवर्तन करते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया के द्वारा लगातार ही हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता है, हमारे कौशलों में विकास होता है, दृष्टिकोणों में बदलाव होता है। यानी पुराने दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है और नए दृष्टिकोण का निर्माण हो सकता है। हमारी भावनाएं विकसित होती हैं, भावनाएं जन्म लेती हैं, विश्वास और मूल्य इत्यादि में परिवर्तन होता है। तो ये आजीवन और जीवन व्यापी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमने एक बार जो दृष्टिकोण किसी व्यक्ति या विषय को लेकर बना लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस दृष्टिकोण में समय के अनुसार बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये जो बदलाव है वो सीखने की प्रक्रिया है और ये आजीवन और जीवन व्यापी होता है। आजीवन सीखने का आधार एक सिखाने वाले समाज का अस्तित्व है, जो अपने सदस्यों के बीच आजीवन सीखने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है और व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन में
सीखने में सक्षम बनाता है और व्यक्तियों को बड़े समाज के रूप में पारस्परिक रूप से सीखने की अनुमति भी देता है। समाज की बदलती प्रकृति के कारण जहाँ विविध संस्कृतियां हैं और प्रौद्योगिकियों के उपयोग की प्रधानता है, इसके सदस्यों की सीख पर हमें दोबारा गौर करना होगा। हम जानते हैं कि तीसरी सदी में समाज आईसीटी कौशल सीखने के लिए मजबूर है, यानी जो 21वीं सदी है वो आईसीटी की सदी है, सूचना एवं संचार तकनीकी की सदी है। यदि हम इस स्किल को नहीं सीखते हैं, यानी इस कौशल को नहीं सीखते हैं, तो हम कहीं न कहीं मुख्य धारा से पीछे रह जाएँगे। तो अब वर्तमान में आईसीटी स्किल को सीखना प्रत्येक व्यक्ति की मजबूरी बन गई है। 3 प्रमुख कारक जो व्यक्तियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक बनाते हैं, वो है ये 3 प्रमुख कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए आवश्यक बनाते हैं, वो है सूचना समाज का उद्भव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति और अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण। इन्हें सिखाने वाले समाज के विकास में योगदान देने वाले कारकों के रूप में माना जाता है। एक सीखने वाला समाज विविध सीखने के माहौल जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक वातावरण का एक संयोजन है। हम जानते हैं कि औपचारिक सीखने के माहौल में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि शामिल होते हैं और गैर औपचारिक शिक्षा में विभिन्न संरक्षित सीखने की स्थितियाँ शामिल होती हैं, जिसमें पाठ्यक्रम या विद्यालय या विश्वविद्यालय को हम शामिल नहीं करते। औपचारिक शिक्षा आमतौर पर स्वाभाविक रूप से होती है और विभिन्न सामग्रियों और संसाधनों जैसे मुद्रित सामग्री, ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन, ऑफलाइन कंप्यूटर, इन सभी को हम अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है स्व-शिक्षा यानी सेल्फ लर्निंग। अनौपचारिक शिक्षा में स्व-शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम ये बात करें कि आईसीटी की शुरुआत के साथ सिखाने वाले समाज में आजीवन सीखने में प्रतिभागियों की प्रक्रियाओं को कैसे बदल दिया गया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं कि औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को उनके बीच व्यावहारिक अंतर को कम करके परिवर्तित किया गया। तकनीकी क्षमताएं प्रदान करके आजीवन सीखने की प्रणालियों का तीव्र गति से विकास, उन्नत सहयोग, नेटवर्क, समस्या समाधान आदि के माध्यम से क्षमता और दक्षताओं का समन्वय किया गया, जो एक सिखाने वाले समाज के लिए अत्यधिक ही आवश्यक है। सीखने वाले समाज में सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित की गई। विभिन्न स्रोतों में ई लर्निंग सामग्री में योगदान दिया गया और आजीवन सीखने के लिए आवश्यक ई लर्निंग गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विशाल ई लर्निंग टूल का विकास किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिखाने वाले समाज में विभिन्न ग्राहक वर्ग शामिल होते हैं, जो विभिन्न शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देते हैं, जिसके लिए सीखने के संसाधनों की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक समाज। सीखने वाले समाज के अंतर्गत औद्योगिक समाज और सूचना समाज और ज्ञान समाज, 3 प्रकार के समाज आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि औद्योगिक समाज क्या होता है। तो औद्योगिक समाज को मानव समाज के विकास का ही हिस्सा माना जाता है। प्रत्येक समाज में समान संस्कृति और समान उद्देश्य वाले लोग होते हैं और यह समाज के विभिन्न वर्गों की परस्पर निर्भरता को भी दर्शाता है। समाजों को आमतौर पर उनके औद्योगिकरण के स्तर के आधार पर पूर्व औद्योगिक से लेकर औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक समाज तक वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी यदि हम औद्योगिक समाज की बात करें तो इसका विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व औद्योगिक समाज। तो पूर्व औद्योगिक समाज के अंतर्गत हम आदिवासी और कृषक समाज को रखते हैं। इसके बाद आता है औद्योगिक समाज और औद्योगिक समाज के बाद आता है उत्तर औद्योगिक समाज, जो कि वर्तमान है। यानी पूर्व औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। तो उत्तर औद्योगिक समाज जो है वो सूचना समाज के रूप में प्रचलित है, क्योंकि वर्तमान जो समाज है वो सूचनाओं का समाज है और सूचनाएं हर जगह अपना प्रभाव छोड़ती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे प्रारंभिक समाज आदिवासी समाज है। जनजातीय समाज पैमाने में छोटे होते हैं और उनके सामाजिक
कानूनी और राजनीतिक संबंधों के स्थानिक और लौकिक सीमा सीमित होती है। आदिवासी समाज के लोग मुख्य रूप से शिकार, संग्रहकर्ता और चरवाहा समूह हैं। जब लोगों ने खेती करना या फसल उगाने की प्रथा शुरू की, तो उन्हें अपने खानाबदोश प्रकृति को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। खानाबदोश से तात्पर्य जब आदिवासी समाज समय-समय पे लगातार अपने स्थानों में परिवर्तन करता रहता था, यानी वो खानाबदोश की ज़िंदगी जी रहा होता था। लेकिन एक धीरे-धीरे बदलाव आया और इस आदिवासी समाज ने एक स्थान पर रुक कर खेती करना या फसल उगाने की प्रथा शुरू की और वृक्षों को उगाना, जानवरों को पालतू बनाना, कृषि करना शुरू किया। तो ये आदिवासी समाज खानाबदोश से एक स्थापित समाज के रूप में विकसित होना शुरू हो गया। ये शिकार, संग्रहकर्ता, चरवाहा समूह और कृषक पूर्व औद्योगिक समाज के लोग इस क्षेत्र में आते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक समाज में एक बड़ा बदलाव आया, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दखल हुआ और इसने हर प्रकार के उत्पादन के तरीकों को बदल दिया। यानी जब औद्योगिक क्रांति ने प्रवेश लिया, यानी जब तकनीकी ने प्रवेश लिया उद्योगों में, तो एक क्रांति आई और इसके फलस्वरूप कुछ चीज़ें उभर के आई। जैसे वो हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ें उभर के आई। उत्पादन को बढ़ाने और मानव श्रम को कम करने के लिए बाहरी ऊर्जा संसाधनों के उपयोग का प्रारंभ शुरू हो गया। धीरे-धीरे बड़े उद्योगों और निगमन की स्थापना शुरू हो गई। जो फैक्ट्रियों से माल की उत्पादन होता था, वो उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। यानी जब विज्ञान और तकनीकी ने उद्योगों में प्रवेश लिया, तो माल के उत्पादन में बड़े पैमाने पे बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। व्यावसायिक उपसंस्कृतियों द्वारा विभाजित और समूहीकृत संस्कृतियों में बदलाव शुरू हो गया और पूंजीवाद और उद्यमिता का विकास शुरू हो गया या एक नई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय शुरू हो गया। तो औद्योगिक समाज के बाद हम बात करते हैं सूचना समाज की। सूचना समाज शब्द को प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो फ्रिज को जाता है। ये एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ज्ञान को आर्थिक समाज के रूप में माना था। हम जानते हैं कि सूचना समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचना और समाज। वर्तमान समाज में सूचना ही प्रमुख शब्द है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में जानकारी का उपयोग करते हैं, यानी हम लगातार सूचनाओं को ग्रहण करते रहते हैं। हर वक्त ग्रहण करते रहते हैं। हम लगातार स्वयं को अद्यतन करने की कोशिश करते रहते हैं, अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं हम हर जगह से सूचनाओं की ही प्राप्ति करते हैं। तो सूचना क्या होती है? सूचना एक समझने योग्य डाटा का संग्रह है। यानी सूचना एक ऐसा डाटा का संग्रह है जो कि समझने योग्य हो और जिसका उपयोग और संचार किया जा सके। अर्थात सूचना समझने योग्य डाटा का संग्रह है जिसका उपयोग और संचार किया जा सकता है और ये कच्चा डेटा होता है और सूचनाओं जब कच्चे सूचनाओं या कच्चे डेटा जो सूचना में आते हैं उसको कहीं ना कहीं हम ज्ञान के प्रयोग के धीरे धीरे विश्लेषण और संश्लेषण के द्वारा हम उसे ज्ञान में बदलते हैं। तो ये हो गया सूचना, यानी एक डाटा का संग्रह जिसका उपयोग और संचार किया जा सकता है। समाज का अर्थ ऐसे लोगों या समूह से है जो रीति रिवाज और कानूनों को साझा करते हैं। दो शब्दों सूचना और समाज की इस स्पष्टता के साथ हम सूचना समाज की कुछ और विशेषताओं को भी देख सकते हैं। यानी हम एक सोल जैकब समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि सूचना समाज एक ऐसा समाज है जहां सूचना का निर्माण, वितरण, उपयोग, एकीकरण और हेर-फेर एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। सूचना समाज में लगातार सूचना के निर्माण पर जोर देते हैं, उसके वितरण पर जोर देते हैं, उपयोग और एकीकरण पर और उसके ट्रांसफर पर जोर देते हैं। यानी एक सूचना समाज अन्य समाज से इस मायने में अलग है कि सूचना समाज में लगातार हम सूचनाओं के निर्माण का प्रयास करते हैं, निर्माण के बाद उसके वितरण, उसके उपयोग और ट्रांसफर के प्रयास में भी लगे होते हैं। एक ऐसा समाज जो सामाजिक नियंत्रण और नवाचार एवं परिवर्तन के प्रबंधन के हित में
ज्ञान के इर्द-गिर्द खुद को संगठित करता है। सूचना समाज की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो उसे अन्य समाजों से अलग बनाता है। वो क्या विशेषताएँ होती हैं कि सूचना के प्रवाह के लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। सूचना समाज होता है जो, उसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। सूचना कहीं भी हम भेज सकते हैं। यानी अगर हम वर्तमान में बैठे हुए हैं किसी एक देश में जहाँ पर हम एक व्यक्ति को नहीं भी जानते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम सूचनाओं को भेज सके, तो फिर हम सूचना के समाज के अंतर्गत नहीं आते। किंतु वर्तमान का जो समय है वो आईसीटी का समय है, यानी हम एक स्थान पर बैठकर भी यहाँ से कोई सूचना या कोई ज्ञान को तुरंत ही किसी दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। यानी इसके प्रवाह प्रवाह के लिए कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम भारत के रहने वाले नागरिक हैं, तो हम यहाँ से कोई सूचना किसी अन्य देश में नहीं भेज सकते। हम यहाँ बैठे-बैठे अन्य देश में रहने वाले व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं, उनसे इंटरैक्शन कर सकते हैं, यानी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती इसकी। सूचना समाज सभी सूचनाओं के बारे में खुलेपन, स्पष्टता, ईमानदारी और सटीकता को बढ़ावा देता है। एक सूचना समाज में केवल सक्षम, जानकार, सूचित व्यक्ति ही प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं और तेजी से फल-फूल सकते हैं। सूचना समाज में नियमों और विनियमों पर आधारित एक नया वातावरण बनता है। सूचना के मुक्त प्रवाह के कारण सूचना समाज में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होता है। एक सूचना समाज में व्यक्तियों को सूचना तक पहुंच का अधिकार प्राप्त होता है। सूचना समाज से ज्ञान समाज में परिवर्तन से ऊर्जा पर निर्भरता से ज्ञान पर बढ़ती निर्भरता में बदलाव आया है। ज्ञान न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान समाज क्या होता है? तो 1990 के दशक के अंत में ज्ञान समाज की अवधारणा उभरी थी। कभी-कभी हम सूचना समाज और ज्ञान समाज को पर्यायवाची के रूप में उपयोग कर सकते हैं, किंतु वास्तव में दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर है। सूचना समाज के मामले में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया जाता है। यह आवश्यक जानकारी एकत्र करने, प्रसंस्करण और संचार करने की प्रक्रिया पर भी जोर देता है, जबकि ज्ञान समाज में काम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार आर्थिक एजेंडों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ज्ञान समाज आर्थिक आयाम से आगे बढ़कर सामाजिक आयाम को भी शामिल करता है। ज्ञान समाज एक ऐसा समाज है जो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कुछ हद तक विशिष्ट होता है। यदि अब हम बात करें कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज अ डिसिप्लिन एंड एज अ प्रैक्टिस, यानी जो अ, आजीवन सीखना है एक अनुशासन के रूप में और एक अभ्यास के रूप में किस प्रकार है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आजीवन सीखना के विकास की, कि कैसे एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले लिया है आजीवन सीखने की इस अवधारणा ने। तो सबसे पहले 1970 के दशक में 3 अंतर्राष्ट्रीय निकायों की पहल के कारण आजीवन सीखना एक अवधारणा के रूप में स्थापित हुआ। यूरोप की परिषद ने स्थायी शिक्षा की वकालत की, जो पूरे जीवन काल के लिए यूरोपीय शिक्षा को नया स्वरूप देने की योजना थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने आवर्ती शिक्षा का आह्वान किया, जो कि विश्राम अवकाश के समान पूर्णकालिक अध्ययन के साथ पूर्णकालिक काम का एक विकल्प है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक था लर्निंग टू बी द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन टुडे एंड टुमारो। तो इसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था आजीवन सीखने पर। इसके बाद फॉरे की एक रिपोर्ट आई थी 1972 में, 1972 में, जिसमें आजीवन सीखने के बजाय आजीवन शिक्षा शब्द का उपयोग किया गया था। इस रिपोर्ट ने न केवल स्कूलों में बल्कि बड़े पैमाने पर समाज में आजीवन शिक्षा को एक परिवर्तनकारी और मुक्तिदायक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। शैक्षणिक अनुशासन के कुछ लक्षण होते हैं। यदि हम बात करें तो कि एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में आजीवन सीखने की क्या स्थिति है, तो कुछ मुद्दों से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक अनुशासन ज्ञान शिक्षण की एक शाखा है, जिसका अध्ययन आमतौर पर उच्च शिक्षा में किया जाता है। यानी अ, अगर हम डिसिप्लिन शब्द की बात करें या
एकेडमिक डिसिप्लिन या शैक्षणिक अनुशासन शब्द की बात करें तो ज़्यादातर उच्च शिक्षा में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हमें बताया था कि एक अनुशासन अध्ययन का एक विशेष क्षेत्र है, विशेष रूप से किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन का विषय होता है। एक अकादमी अनुशासन ज्ञान का एक उपखंड है जिसे कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है, शोध किया जाता है। अनुशासनों को आंशिक रूप से उन अकादमिक पत्रिकाओं द्वारा परिभाषित और मान्यता दी जाती है जिनमें प्रासंगिक शोध प्रकाशित होते हैं, और आंशिक रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्वान समाजों और अकादमिक विभागों या संकायों द्वारा जिनसे वे संबंधित हैं। शैक्षणिक विषयों को पारंपरिक रूप से भाषा, कला और सांस्कृतिक अध्ययन सहित मानविकी में विभाजित किया गया है। विज्ञान के कुछ विषय जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सारे विषय इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और जो व्यक्ति किसी विशेष शैक्षणिक अनुशासन से जुड़ा होता है, उसे आमतौर पर उस क्षेत्र का विशेषज्ञ कहा जाता है। क्या विशेषताएं होती हैं इसकी? तो अनुशासन में अनुसंधान का एक विशेष उद्देश्य होता है। हालांकि अनुसंधान का उद्देश्य किसी अन्य अनुशासन के साथ साझा किया जा सकता है। अनुशासन में अनुसंधान के उद्देश्य से संबंधित संचित विशेषज्ञ ज्ञान का एक समूह होता है जो उसे अनुशासन के लिए विशिष्ट बनाता है। अनुशासन में ऐसे सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जो संचित विशेषज्ञ ज्ञान और अनुसंधान आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। अनुशासन अपने शोध उद्देश्य के लिए समायोजित विशिष्ट शब्दावली या एक विशिष्ट तकनीकी भाषा का उपयोग करता है। अनुशासन में उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट अनुसंधान विधियां विकसित की गई हैं। अनुसंधान की कुछ संस्थागत अभिव्यक्ति विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में विषयों को पढ़ाने वाले संबंधित शैक्षणिक विभागों और इससे जुड़े पेशेवर संघों के रूप में होती है। एक वैश्विक अभ्यास के रूप में यदि हम बात करें कि है क्या ये, तो अनुशासन और उच्च शिक्षा की संरचना और अनुशासन, डिसिप्लिन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन है। क्या संबंध क्या है उच्च शिक्षा और अनुशासन में? तो शैक्षणिक पेशे में प्रभाव अनुशासनात्मक नींव से उत्पन्न होता है। अनुशासनात्मक गतिविधियों के संबंध में संकाय की स्वायत्तता और विशेषज्ञ स्थिति को देखते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राधिकरण की एक पदानुक्रमित संरचना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालय आमतौर पर सामान्य विषयों के समूह के आसपास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कुछ संज्ञानात्मक तर्क होते हैं। संकाय पदोन्नति, कार्यकाल और कुछ हद तक अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यों के लिए समर्थन पर निर्णय की शक्ति का स्थान भी निहित होता है। इस प्रकार विश्वविद्यालय संरचना के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में अनुशासन को स्पष्ट करता है। अध्ययन के क्षेत्र को एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में स्थापित करने का मार्ग क्या हो सकता है? कैसे हम किसी अध्ययन के क्षेत्र को एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में स्थापित कर सकते हैं? इसके लिए हम कुछ मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं। पहले वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा ने खुद को अध्ययन और अभ्यास की विशिष्ट क्षेत्र के रूप में स्थापित करने और बचाव करने में बहुत सारी अपनी ऊर्जा को खर्च की। यदि हम ऐतिहासिक रूप से इस प्रयास में वयस्क शिक्षा के सीमांकन, छात्रों, उद्देश्यों और प्रथाओं के संदर्भ में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों से इसके अंतर पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम जो इसके जो दावे हैं, इस समझने योग्य दावे ने संगठनों, संस्थानों, पत्रिकाओं जैसे विशिष्ट शैक्षणिक और नीति तंत्र की स्थापना का दृढ़ता से समर्थन किया है। वैश्विक स्तर पर विषयों के संबंध में वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने के स्थान और बदलती निष्ठाओं का अभ्यास अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में उनकी स्थापना पर दूरगामी प्रभाव को परिलक्षित करता है। उच्च शिक्षा में समकालीन नीति और शैक्षिक प्रवचन अनुशासनात्मक और शैक्षिक पहचान के बीच और ज्ञान उत्पादन
और ज्ञान प्रसार के रूप में अनुसंधान और शिक्षक के बीच कृत्रिम द्वंद्व पर निर्भर करते हैं। हालांकि अनुसंधान, अनुशासनात्मक ज्ञान और शैक्षणिक ज्ञान के बीच अंतर संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ संबंध और वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने में विशेषज्ञों की पहचान का प्रदर्शन करके बहुत कुछ किया जा सकता है। अनुशासन और अभ्यास की विविधता का पुनर्निर्माण। वयस्क शिक्षा या आजीवन सीखना एक अकादमिक अनुशासन का एक विशेष कार्य है, जिसका कोई अन्य विषयों के साथ व्यापक अंतर संबंध पहचान के बीच संबंधों पर विचार करके उस क्षेत्र में विशेषज्ञ को उन तरीकों को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिससे शिक्षक और अनुसंधान के माध्यम से अनुशासनात्मक ज्ञान उत्पादन में परिवर्तन किया जा सके। एक वैश्विक अभ्यास के रूप में आजीवन सीखने के क्या दृष्टिकोण होते हैं? तो हम जानते हैं कि आजीवन सीखना जीवन भर व्यक्तियों के कौशल, क्षमताओं और प्रतिभा के विकास में योगदान देता है। आजीवन सीखना एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें जीवन सीखना और काम करने के घटकों को शामिल और एकीकृत किया जा सकता है। आजीवन सीखने के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सीखने का समग्र प्रणालीगत दृष्टिकोण होता है। आजीवन सीखना शिक्षार्थी की केंद्रीयता पर निर्भर करता है। आजीवन सीखना सीखने की प्रेरणा पर निर्भर करता है और आजीवन सीखने की प्रक्रिया हेतु शिक्षा नीति के अंतर्गत कई उद्देश्यों का संतुलित दृष्टिकोण भी विकसित किया जाता है। अब हम बात करें कि आजीवन सीखना के प्रति अलग-अलग संस्थाओं के दृष्टिकोण क्या होते हैं, तो ओईसीडी एक संस्था है जिसका एक अलग दृष्टिकोण है आजीवन सीखना के प्रति। और व्यवहार में आजीवन सीखना क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि आजीवन सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और ये प्रत्येक स्थानों पर चलती रहती है। यूरोपीय संघ में भी आजीवन सीखना को लेकर कुछ अलग संप्रत्यय या अवधारणाएं दी गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अलग अवधारणाएं दी गई हैं और भारत में भी आजीवन सीखना के लिए अलग-अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने आज चर्चा की कि किस प्रकार से जो आजीवन सीखने की अवधारणा होती है, क्या उसको स्थान प्रभावित करता है? क्या आजीवन सीखना को क्षेत्र प्रभावित करता है? क्या समाज प्रभावित करता है? या फिर आजीवन सीखना को समुदाय भी प्रभावित करता है? आजीवन सीखना के अंतर्गत हमने ज्ञान समाज, सूचना समाज, तकनीकी समाज इत्यादि को भी देखा और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आजीवन सीखने की क्या विशेषताएं होती हैं। एक अनुशासन के रूप में हम कैसे आजीवन सीखना को विकसित कर सकते हैं, हम लोगों ने इस पे भी चर्चा की और हमने यहाँ पर ये भी चर्चा की कि शैक्षिक अनुशासन के रूप में आजीवन सीखना को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये 2 यूनिट आज खत्म हुआ। धन्यवाद।